नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी जोन एजुकेशन में। और इस वीडियो में बात करेंगे आज के दिन भर के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। सो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को दोस्तों। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है, तो आप सबसे पहले करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग डेली दिन भर के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व इमोजी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इमोजी डे कब मनाते हैं हम लोग? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 17 जुलाई को। हर साल 17 जुलाई को विश्व इमोजी दिवस मनाया जाता है। इमोजी आप सभी लोग जानते होंगे, इमोजी से आप वाकिफ़ होंगे। आपने देखा होगा जब आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, चाहे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आपका व्हाट्सएप हो गया, या फिर आप सिंपल मैसेज भी टाइप करते हैं, तो आप इमोजी का जो है ऑप्शन आने लगा है। कई टाइप की इमोजीज़, कई टाइप के इमोशनल जो है चेहरे आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि आपके इमोशंस को जाहिर करते हैं लोगों के सामने, रोते हुए, हंसते हुए। जैसे कि ये है, अगर आपको वीडियो को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए। तो मैंने इस तरीके से आपके सामने ये रख दिया इमोजी के तौर पे। तो उसमें क्या है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगता है और आपको जो मेरे इमोशंस हैं वो भी ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आते हैं। मेरे बोलने से ज़्यादा आपको देखने में समझ में आ जाएगा चीज़ें। ओके, सो ये है इमोजी और इसी के लिए मनाया जाता है 17 जुलाई को विश्व इमोजी दिवस। ठीक है, इस दिवस की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के जेरेमी बर्ज ने की थी 2014 में। ये 2014 में पहली बार ये दिवस मनाया गया था। जेरेमी बर्ज की अगर हम बात करते हैं तो इनको जो है इमोजी का एक बड़ा इतिहासकार माना जाता है। इमोजीपीडिया जो है वो इन्होंने ही शुरुआत की थी। इमोजीपीडिया कुछ उसी तरीके से विकिपीडिया है, आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। तो इमोजीपीडिया में भी आप किस इमोजी का मतलब क्या होता है ये सर्च कर सकते हो। किस इमोशन में आपको कौन सा जो है इमोजी इस्तेमाल करना चाहिए वो आप इस पर सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो विश्व इमोजी दिवस हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि जुलाई 2020 में रोशनी नादर को किस आईटी कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? रोशनी नादर या नाडर? ठीक है, नादर या नाडर। तो रोशनी नादर अभी रिसेंटली एचसीएल की चेयरमैन बनी है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में शिव नादर जो हैं वो चेयरमैन हैं एचसीएल के। तो इन्होंने जो है अब अपना पद छोड़ने की घोषणा कर दी है। तो इनके पद छोड़ते ही एचसीएल की जो नई चेयरमैन बन चुकी हैं वो इनकी बेटी हैं रोशनी नादर। ठीक है, वो जो है चेयरमैन बन चुकी हैं। 2009 में एचसीएल की सीईओ बनी थी ये, और उस वक्त इनकी उम्र थी 27 साल। तो 27 साल की उम्र में 2009 में ये एचसीएल से जुड़ गई थी सीईओ के तौर पे, और अब फाइनली ये चेयरमैन बन चुकी हैं। 2019 में फोर्ब्स मैगजीन ने जो 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की जो कैटेगरी जो लिस्ट जारी की थी उसमें इनको 54वें स्थान पे रखा गया था। IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2020 में रोशनी नादर को भारत की सबसे अमीर महिला माना गया है। ठीक है, तो दुनिया की 100 सबसे पावरफुल वुमेन में इनका नाम शामिल है। इसके अलावा भारत की सबसे धनवान महिला के तौर पे इनका नाम शामिल है। तो आप याद रख सकते हैं ये एचसीएल की न्यू चेयरपर्सन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? पोर्टेबल हॉस्पिटल अभी रिसेंटली आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। तो आपको इस चीज़ यहाँ से ध्यान रखा होगा, आईआईटी मद्रास का स्टार्टअप है मॉड्यूल्स हाउसिंग। तो इसके द्वारा जो है, जो मॉड्यूल्स हाउसिंग है, इसके द्वारा जो है ये पोर्टेबल अस्पताल बनाए गए हैं। तो आप याद रखिएगा, इसकी खासियत ये है कि 2 लोग मिलकर ही 4 घंटे में इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। कोरोना महामारी के दौरान जहाँ पर आइसोलेशन की सुविधा मौजूद नहीं है, वहाँ इस पोर्टेबल हॉस्पिटल के द्वारा जो संक्रमित लोग हैं उनको क्वारंटाइन करके इलाज किया जा सकता है। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास का जो स्टार्टअप है मॉड्यूलस हाउसिंग, उसने जो है इसको लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि वर्ल्ड स्नेक डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्नेक डे
विश्व सर्प दिवस ये कब मनाते हैं हम लोग? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि 16 जुलाई को। हर साल 16 जुलाई को वर्ल्ड स्नेक डे मनाया जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में पाए जाने वाले सांपों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। जब भी हम सांप का नाम सुनते हैं तो हम डर जाते हैं और हमारे दिमाग में पहली जो चीज़ आती है वो यही आती है कि ये डस लेगा और हम मर जाएंगे। लेकिन दुनिया भर में जो 3500 से अधिक सांपों की जो प्रजातियां पाई जाती हैं उसमें से केवल 600 ऐसी प्रजातियां हैं जो विषैली होती हैं, ठीक है, जिनमें जहर होता है। बाकी के जो सांप होते हैं वो बिना जहर के होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आंकड़ा कहाँ 3500 से अधिक सांप हैं, जिसमें से सिर्फ 600 सांप ऐसे हैं जो कि विषैले होते हैं और बाकी के जो सांप हैं उनमें विष नहीं होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है कि जुलाई 2020 में संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान के प्रमुख को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। हमको उसका नाम बताना है। तहरीक-ए-तालिबान का जो प्रमुख है उसका नाम हमें बताना है, जिसको वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है। तो उसका नाम है नूर वली अहमद, ठीक है। नूर वली अहमद जो है वो तहरीक-ए-तालिबान का प्रमुख है, ठीक है। ये पाकिस्तान का आतंकी संगठन है ये, और अभी रिसेंटली संयुक्त राष्ट्र ने इसे यानी कि नूर वली महसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। अच्छा, जो ये वैश्विक आतंकवादी है, जब इसको मतलब किसी भी व्यक्ति को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जाता है तो इससे क्या होता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसके ऊपर? तो सबसे पहले तो उस पर जो है यात्रा करने पे उस पर पाबंदी लगा दी जाती है। उसको हथियारों के किसी भी तरीके की सप्लाई उसके संगठन को नहीं की जाती है, ठीक है। पूरी तरीके से मतलब पाबंदी लगाई जाती है और इसको जो भी करता है उसको भी जुर्म माना जाता है, जो भी देश करता है या फिर जो भी व्यक्ति इस तरीके का काम करता है, ठीक है। तो कई तरीके की और पाबंदियां लगाई जाती है और जो संगठन है उस पर कई विभिन्न टाइप की पाबंदियां लगाई जाती हैं। वो लोगों के सामने खुल के जो है अपनी विचारधारा प्रस्तुत नहीं कर सकते, और इसके अलावा जिसको भी वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जाएगा उसकी जो संपत्ति रहेगी उसको जब्त किया जा सकता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के जो है इसमें नियम कानून होते हैं। तो नूर वली महसूद को अभी रिसेंटली वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जुलाई 2020 में किस राज्य में निष्ठा योजना का पहला ऑनलाइन कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? निष्ठा योजना का पहला ऑनलाइन कार्यक्रम अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आंध्र प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जो निष्ठा पोर्टल के माध्यम से 1200 प्रमुख ज्ञानवर्धक व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है। ये संसाधन व्यक्ति आंध्र प्रदेश के शिक्षकों की मेंटरिंग में सहायता करेंगे। तो बेसिकली क्या हुआ है कि जो निष्ठा योजना है उसके तहत जो ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया गया है उसमें 1200 लोगों को, ठीक है, जो विशिष्ट लोग हैं, अपने क्षेत्र के सबसे अच्छे लोग हैं, उनको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये जो 1200 लोग हैं ये बाद में जो अपने नीचे जो काम करने वाले जो अध्यापक हैं, ठीक है, उनको जो है ट्रेनिंग देंगे। तो अगर आप निष्ठा के बारे में अगर आप जान लेंगे तो आप इस लाइन का मतलब भी समझ सकते हैं। वैसे तो मैं आपको ये पहले क्वेश्चन करवा चुका हूँ जिस वक्त ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा हाईलाइट देख लेते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। तो पहले तो निष्ठा का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव ऑन स्कूल्स हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये इसका फुल फॉर्म है निष्ठा का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए बनेगा। ये कार्यक्रम प्रारंभिक स्तर पर स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल है। ये बेसिकली मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है और ये विश्व का सबसे बड़ा अध्यापक शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इस योजना को फेस टू फेस मोड में श्री रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया था 21 अगस्त 2019 को। तो एक तरीके से कहें तो ये टीचरों की ट्रेनिंग वाला कोर्स है। टीचरों को ट्रेन किया जाएगा कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि रिजल्ट जो है अच्छे आ सकें, ठीक है। तो इसी कार्यक्रम के तहत, क्योंकि यहाँ पर टीचर और जो स्कूलों के जो प्रमुख हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरीके से उनको पढ़ाना है, तो अभी इसी कार्यक्रम के तहत पहला जो ऑनलाइन प्रोग्राम है वो आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। तो वो जो 1200 सबसे अच्छे जो अपने क्षेत्र के सबसे अच्छे लोग हैं, 1200 लोग, उनको सिलेक्ट किया गया है और उनको ये ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद जब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी तो वो अपने नीचे अन्य अध्यापकों और जो स्कूल हेड्स हैं उनको जो है ट्रेन करेंगे। समझ में आया? नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, फिर मैं बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 में सेनेगल की राजधानी डकार में
या फिर डैकर में, कहीं कहीं पर डैकर भी लिखा हुआ है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन का अंतर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सेनेगल की जो राजधानी है डकार, वहाँ पर यूथ ओलंपिक होने वाले थे, तो हमको बताना है कि कितने साल के लिए उसको रद्द कर दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि 4 साल के लिए। 2022 में सेनेगल की राजधानी डकार में यूथ ओलंपिक का आयोजन होने वाला था, लेकिन अब इनको 4 साल के लिए रद्द कर दिया गया है। 22 अक्टूबर से 9 नवंबर 2022 तक इनका आयोजन होना था। अब इनका जो आयोजन है वो 2026 में किया जाएगा। अभी फ़िलहाल में डेट सामने नहीं आई है, जब डेट सामने आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। सेनेगल की अगर हम बात करते हैं तो सेनेगल की राजधानी डकार है। यहाँ की जो मुद्रा है वो है CFA फ्रैंक है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट, ये जो ग्रीन कलर का मैंने लिखा है ये अपने ध्यान में रखिएगा। दिसंबर 2019 होगा, यहाँ पर दिसंबर 2019 में 8 अफ्रीकीय देश, जिसमें आइवरी कोस्ट, माली, बुर्किना फासो, बेनिन, नाइजर और सेनेगल, टोगो और गिनी बिसाओ, ये 8 अफ्रीकी देशों ने जो इनकी जो मुद्रा थी CFA फ्रैंक, उसका नाम बदलकर इको करने का फैसला किया था। ठीक है, ये आपको यहाँ पर से ध्यान होना चाहिए। यानी कि CFA फ्रैंक जो मुद्रा थी अभी फ़िलहाल में यही चल रही है यहाँ पर, लेकिन उसका नाम इन लोगों ने इको करने का फैसला किया था। तो इन केस अगर आपको ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सेनेगल की मुद्रा क्या है और ऑप्शन में इको दिया होगा, तो आप इको सही कर लीजिएगा। समझ में आया? चलिए देन क्वेश्चन नंबर, हाँ चलो, जहाँ पर मैप में है हमारे पास सेनेगल, सो यहाँ पर ईरान हम लोग जानते हैं, हमारे पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और पाकिस्तान से लगा हुआ जो है अफ़गानिस्तान और उसके बाद ईरान। ठीक है, तो ईरान की अगर हम बात करते हैं तो ईरान से अगर हम देखें तो ये इस कोने में जो है सेनेगल पड़ता है। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये अफ्रीकी देश है सेनेगल, तो यहीं पर जो है यहाँ की जो राजधानी है डकार, वहाँ पर जो है 2022 में अंतर्राष्ट्रीय जो मतलब जो ओलंपिक जो होते हैं, ठीक है, यूथ ओलंपिक, वो होने वाले थे, लेकिन अब जो है इनको 4 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी इनका आयोजन 2026 में होगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8वां है कि वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि 17 जुलाई को। हर साल 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय को बढ़ावा देना है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय अपराधी हैं उनको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दे। ठीक है, जो अपराधी लोग हैं उस क्षेत्र में जो है एक तरीके से कह सकें कि लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिले, यही सब दिखाने के लिए हर साल ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है वो उसका मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड में। पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है? सूरीनाम, ये इसका सूरीनाम जो है एक देश है और इसके राष्ट्रपति अभी रिसेंटली कौन चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि चंद्रिका प्रसाद। अभी रिसेंटली चंद्रिका प्रसाद को सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने पूर्व सैन्य तानाशाह डेसी बाउटर्स का स्थान लिया है, जिनकी नेशनल पार्टी ऑफ सूरीनाम मई में चुनाव हार गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय वंश के हैं, ये भारतीय मूल के हैं चंद्रिका प्रसाद, और ये अब सूरीनाम के राष्ट्रपति बन चुके हैं। सूरीनाम की राजधानी है पैरामारीबो और यहाँ की जो मुद्रा है वो है सूरीनाम डॉलर। ठीक है, पैरामारीबो वो जो है सूरीनाम की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा है सूरीनाम डॉलर। अगर मैं आपको सूरीनाम ले चलूँ तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ईरान से ही देखते हैं हम। ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे ये पड़ता है सूरीनाम। ठीक है, गयाना या गुयाना के बगल में। चलिए यहाँ पर से अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये दिखेगा और इसकी जो राजधानी है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर रेलवे के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? रेलवे के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में इसका निर्माण हो रहा है। तो इस यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये भारत का पहला रेलवे केबल स्टे रेल ब्रिज है और बनिहाल रेलवे ट्रैक पर ये बन रहा है। इस पुल की जो लंबाई है वो है 473.25 मीटर
और ये 96 केबल के सपोर्ट पर इस पुल को बनाया जाएगा। इस पुल को बनाने का जो काम दिया गया है वो दिया गया है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन को। तो अभी रिसेंटली इस पुल के ये क्वेश्चन तो मैं आपको पहले करा चुका था, लेकिन इस पुल से रिलेटेड अपडेट जो है वो जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने ट्वीट किया था कि इसका काम जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि ये पुल बनना शुरू हो चुका है, ठीक है। कश्मीर में ये पुल बन रहा है। ये भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज होगा, ठीक है। केबल पे जो है ये ब्रिज मतलब बना होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि जुलाई 2020 में मार्क्स रेशफोर्ड मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन चुके हैं। हमको बताना है कि मार्क्स रेशफोर्ड का संबंध कौन से खेल से है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि फुटबॉल से। फुटबॉलर हैं ये, और अभी रिसेंटली इनको मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। ये क्वेश्चन हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डॉक्टरेट मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। सिर्फ 22 साल की उम्र में इनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है। उन्हें यह सम्मान बाल गरीबी के खिलाफ काम करने के लिए दिया गया है। उन्होंने जून 2019 में सांसदों को एक पत्र लिखकर स्कूल में जो मुफ्त खाने के जो बाउचर दिए जाते हैं, जिस तरीके से भारत में मिड डे मील की जो सुविधा होती है, बच्चों को फ्री में खाना दिया जाता है, उसी तरीके से इंग्लैंड में भी जो है कुछ बाउचर दिए जाते हैं बच्चों को, ठीक है। तो उस बाउचर की वजह से, उस बाउचर से बच्चे फ्री में जो है खाना खरीद सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जो संसद थी उन्होंने उस नियम को बदलने की कोशिश की और जो बाउचर है वो देने बंद कर दिए थे। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने, यानी कि जो मार्क्स रेशफोर्ड हैं, उन्होंने जो है सांसदों को पत्र लिखा और बोला कि ये बंद नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं के पत्र के बाद जो है सरकार को अपना फ़ैसला बदलना पड़ा और एक बार फिर से जो है वो बाउचर दिए जाने शुरू हो गए थे, ठीक है। तो गरीबी के खिलाफ जो इन्होंने काम किया है उसके लिए इनको मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुलाई 2020 में साइब हर अभियान की शुरुआत की है। साइब हर ये एक अभियान है, ये अभी रिसेंटली तेलंगाना पुलिस के द्वारा लॉन्च की गई है, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। इस अभियान के द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा की जाएगी। यह 1 महीने तक चलने वाला एक वर्चुअल अभियान है जो महिलाओं को खुद को शिक्षित करने, शिकायतों को दर्ज करने और बदले में समाधान प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। बेसिकली ये जो अभियान है इसके द्वारा महिलाओं और बच्चों को ये बताया जाएगा कि किस तरीके से वो साइबर अटैक से बच सकते हैं। आपने देखा होगा कि साइबर अटैक आजकल बहुत ज़्यादा होता है। डोनाल्ड ट्रंप और जो कई बड़े बड़े जो कंपनियों के जो हेड हैं, सीईओ हैं, उनके भी जो है आपने देखा होगा ट्विटर अकाउंट और भी कई चीज़ें जो है हैक हो गई। तो ये सब साइबर अटैक में ही आता है। महिलाओं और बच्चों के साथ बेसिकली सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है साइबर अटैक के द्वारा। तो कैसे वो इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, वही सब बताने के लिए, वही सब समझाने के लिए ये जो साइबर अभियान है ये चलाया जाएगा तेलंगाना पुलिस के द्वारा 1 महीने तक। ओके, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, थोड़ा सा व्यूज़ बढ़ाइए वीडियोस के। मेहनत काफ़ी होती है लेकिन व्यूज़ उतने नहीं आते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं लगता कभी कभी। तो ये मेरा पैशन है जो मुझे बार बार रोज़ इतनी मेहनत करने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट करता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचेंगे तो काम करने का एक अपना ही अलग मज़ा होगा, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आती है तो इसको ज़रूर से शेयर किया करिए डेली, ठीक है। सो मैंने आपसे पूछा था कि जो शुद्ध नामक यूवी सैनिटाइजिंग उत्पाद जो है विकसित किया है अभी रिसेंटली, तो आपको बताना था कि ये कौन से संस्थान ने विकसित किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला था, यानी कि आईआईटी कानपुर। मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था, ठीक है। ये सैनिटाइज़ करने के लिए बेसिकली था ये एक यूवी अल्ट्रा रेज के द्वारा जो है ये पूरा किसी भी कमरे को जो है सैनिटाइज़ कर सकता था, ठीक है। तो इस सैनिटाइज़र की मदद से, मतलब बेसिकली जो सैनिटाइजिंग मशीन थी इसके द्वारा जो हम केमिकल वाले जो सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते हैं उससे बचा जा सकता है, ठीक है। तो इसको आईआईटी कानपुर ने विकसित किया था। तो आप लोगों ने सही आंसर दिया था, इसका मतलब आप लोग को इसका आंसर अच्छे से पता था। आप बात कर रहे हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए प्रश्न है कि जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। सो बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ कौन बने हैं ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए
तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।